रटना नहीं है बाबूजी। तुमने पढ़ाई को श्राप मान लिया, अभिशाप, दबाव, बर्डन। पढ़ाई का काम है अंदर की आंख को खोलना, अंतर्दृष्टि। डॉक्टर अंबेडकर, अब्राहम लिंकन, नेपोलियन, महात्मा गांधी, किसी भी महान आदमी को उठा लो, किसी भी, सब में एक चीज कॉमन है, अंतर्दृष्टि। जय हिंद फ्रेंड्स। तो मॉडर्न इंडिया का कोर्स चल रहा है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसका लाभ उठा रहे होंगे और अपनी एक अंतर्दृष्टि का विकास भी कर रहे होंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसने ब्रिटिश रूल की नींव रखी, फाउंडेशन। ये हमने डिस्कस किया कि रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश रूल की नींव रखी भारत में। इस नींव को मजबूत दो लोगों ने किया। द फाउंडेशन वॉज स्ट्रेंथेन्ड बाय टू पीपल, वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस। वॉरेन हेस्टिंग एंड कॉर्नवालिस ने इस नींव को मजबूत किया। इस मजबूत नींव पे जो महल बनाया, पैलेस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय वेलेस्ली एंड लॉर्ड हेस्टिंग। और इस पैलेस को सजाया किसने? डलहौजी ने। और यहीं पर आकर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का चक्र पूरा हुआ। और यहीं पर आकर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का द साइकिल ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म कंप्लीटेड। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। तो हु लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हु स्ट्रेंथेंड द फाउंडेशन? किसने इस फाउंडेशन को मजबूत किया? वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस ने। इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर महल किसने बनाया? वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग ने। और उस महल को सुंदर किसने किया? भव्यता किसने दी? डलहौजी ने। है ना? ये डायग्राम बना लिया। राजा बनने का राज सिर्फ हिजड़े पूछते हैं, इसलिए राजा बनने का राज मत पूछो। जंगल में किसी शेर ने कभी नहीं पूछा कि राजा कैसे बना जाता है। भिखमंगे पूछते हैं अमीर कैसा बना जाता है, हिजड़े पूछते हैं राजा कैसे बना जाता है। मीर जाफर मत बनो, थोड़ा बाहर जाओ, बाहर आओ, जागो इससे। भिखमंगों और हिजड़ों वाली बातें मत करो। तुम राणा की संतानें हो। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तुम रानी झांसी की संतानें हो। ये क्या भिखमंगों जैसी बातें जो तुम करते थे, यही तुमने किया था रॉबर्ट क्लाइव से। बाबूजी राजा कैसे बने, कब्जा कर लिया था तुम्हारे देश पर। हिजड़े और भिखमंगों जैसी बातें मत करो। समझे? ऐसे ही कुछ हिजड़ों ने अंग्रेजों से कहा था कि साहब हमको राजा बना दीजिए, और पूरे देश पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो भिखमंगे और हिजड़ों वाली बातें मत करो। इस पूरे डायग्राम को बनाओ। तो ये पूरी डायग्राम। अब आज जो हमें डिस्कशन करना है वो है डलहौजी। बहुत इंपॉर्टेंट। डलहौजी
1848 से 1856। फॉर्मूला मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, P इज इक्वल टू P। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। नीति जो है वो प्राथमिकता पर निर्भर करती है। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। जो व्यक्ति और जो राजा इस सिद्धांत पर काम करेगा, यानी नीति कैसी बनाएगा, प्राथमिकता के अनुसार, वो उलझ ही नहीं सकता, परेशान ही नहीं हो सकता। तो पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। अब ये ईयर देखो, वर्ष 1848। इतिहास में समय का बड़ा महत्व है। एक समय पर कई घटनाएं घटती हैं और उन सारी घटनाओं का एक दूसरे से कभी कभी अंतर संबंध होता है। 1848 बड़ा प्यारा समय। 1848 1750 बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। 1750 ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। 1850 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एट इट्स पीक, चरम पे पहुंच गई औद्योगिक क्रांति। 100 साल हो गए, 100 years। 1750 बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। 1750 में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, और 1850 में औद्योगिक क्रांति अपने चरमोत्कर्ष पर। अब क्या हुआ? अब ब्रिटेन में दो घटनाएं घटी। पहली घटना, लेबर बिकेम कॉस्टली। श्रम महंगा हो गया। श्रम, लेबर बिकेम कॉस्टली। चाइना में देखो, आज लेबर कॉस्टली हो गया, श्रम महंगा हो गया। और दूसरा, इंटरनल मार्केट गॉट एग्जॉस्टेड। इंटरनल मार्केट, आंतरिक बाजार एग्जॉस्ट हो गया। आज जो हाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, वही हाल ब्रिटेन का था 1850 में। लेबर महंगा हो गया, श्रम महंगा हो गया और आंतरिक बाजार एग्जॉस्ट हो गया। अब आज अमेरिका के लिए हिंदुस्तान एक बहुत प्रिय जगह है। क्यों? एक आईफोन 16 लॉन्च करता है अमेरिका और भारत में भगदड़ मच जाती है खरीदने के लिए। आज भारत अमेरिका की सबसे बड़ी, अमेरिकन कंपनियों की सबसे बड़ा बाजार है भारत। आज भारत अमेरिका की कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिका की कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाजार है, कहने की जरूरत ही नहीं। अभी आईफोन 16 लॉन्च हुआ, तुमने देखा। ऐसे ही 1850 में भारत एक बड़ा बाजार था ब्रिटेन के लिए। क्यों? ऐसा क्या है भारत में? तीन चीजें हैं भारत में, तीन चीजें। पहला, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। दूसरा, चीप लेबर, सस्ता श्रम। और चौथा, तीसरा, बाजार, मार्केट। भारत के पास तीन ऐसी चीजें हैं जो उद्योगों के लिए वरदान है। हैं? तीन। भारत के पास क्या है? कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। भारत के पास क्या है? चीप लेबर है। भारत के पास क्या है? बाजार है। और अब ब्रिटिश कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, पूंजीपति और उद्योगपति,
भारत में निवेश करना चाहते थे। 1850 भारत ब्रिटेन के पूंजीपति और उद्योगपति भारत में निवेश करना चाहते थे। समझ लो इस पूरे डायग्राम को। 1850 जो आज भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए है, वही 1850 का भारत ब्रिटेन के लिए था। 3 चीजों का क्षेत्र, कच्चा माल, सस्ता श्रम और बाजार। ब्रिटिश पूंजीपति और उद्योगपति, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ब्रिटिश कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड इन्वेस्टमेंट कहां? भारत में। ब्रिटिश कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। यानी अब डलहौजी को, भारत को किसके लिए तैयार करना होगा? विदेशी निवेश के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। बस यही एक लाइन अपनी सबकॉन्शियस में सेव कर लो कि जब डलहौजी भारत आया, चाचा ध्यान दे चाचा, सोने की जरूरत नहीं है। जब डलहौजी भारत आया तो उसके सामने प्राथमिकता क्या थी? कि भारत को तैयार करना है। किसके लिए? विदेशी निवेश के लिए। इस पूरे लाइन को लिखकर इनबॉक्स कर लो। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। अब उसकी सारी नीति इसी लाइन के चारों तरफ घूमेगी। लिख लो, when Dalhousie arrived in India, the main target of Dalhousie was to prepare India for foreign investment. इसको लिख के और पूरी लाइन को इनबॉक्स कर लो। When Dalhousie arrived in India, his main objective was to prepare India for foreign investment. इसको पूरा ऐसे लिखकर, पूरी लाइन लिखकर ऐसे इनबॉक्स कर लो और स्टार बना लो। ये उसकी प्रायोरिटी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो उसकी सारी पॉलिसी इसी के चारों तरफ घूमेगी। जब डलहौजी भारत आया तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को विदेशी निवेश के लिए तैयार करना। भारत को विदेशी, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। नीति किस पर निर्भर करेगी? प्राथमिकता पर। और डलहौजी की प्राथमिकता क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। तो उसकी सारी नीति इसी के चारों तरफ घूमेगी। बस हो गया तैयार। रटना नहीं है बाबूजी। तुमने पढ़ाई को श्राप मान लिया, अभिशाप, दबाव, बर्डन। पढ़ाई का काम है अंदर की आंख को खोलना, अंतर्दृष्टि। डॉक्टर अंबेडकर, अब्राहम लिंकन, नेपोलियन, महात्मा गांधी, किसी भी महान आदमी को उठा लो, किसी भी, सब में एक चीज कॉमन है, अंतर्दृष्टि। तुमने देखा, तुम्हें समझ में आ गई बात। चतुर्लिंगम मॉडल पर नहीं जीना है, रटना नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेगा वो? सबसे पहला काम करेगा
ही विल ट्राई टू टेक एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। पहला काम, पूरे भारत पर सीधा कब्जा। पूरे भारत पर सीधा कब्जा। आप पर्दे के पीछे से शासन नहीं करना है। ये मुगल शासक, योर हाइनेस, ये राजे महाराजे, इनको खत्म करो। कौन गारंटी लेगा ब्रिटिश फॉरेन इन्वेस्टमेंट की? जब विदेशी इन्वेस्टर यहां इन्वेस्ट करेंगे, कौन गारंटी लेगा? तो जितने राजा महाराजा हैं, इनको खत्म करो। अब प्राथमिकता क्या पैदा हुई? भारत पर सीधे कब्जे की। डलहौजी ने कहा एकदम करेंगे सीधा कब्जा यार। भाई कोई भी अपना पैसा लगाएगा तो गारंटी मांगेगा ना कि किसका शासन है भैया। बोले अभी तो योर हाइनेस मुगल भी बचे मारे। बोले भगाओ यार उगल मुगल को। अवध किसके पास है? अरे बोले वो नवाबों का। अरे बोले हटाओ यार। ओ पंजाब, बोले पंजाब में यार हम केयर टेकर। अरे बोले सब क्या रायता फैलाओ केयर टेकर होकर, सब सीधे अपने कब्जे में लो। पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को कौन देगा एश्योरेंस, आश्वासन कौन देगा? राज्य देगा। अब वो समय आ गया जब भारत पर सीधा कब्जे का समय, जिससे कि भारत सरकार विदेशी इन्वेस्टरों को आश्वासन दे सके, गारंटी। अरे डलहौजी ने कहा यार तो पहला काम क्या किया उसने? ये सीधा कब्जे के लिए पहला काम क्या किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो मैंने तुमसे क्या बताया कि भारत को 3 फॉर्मूले से कब्जा किया अंग्रेजों ने। अभी एक भारत के महान विद्वान को मैं सुन रहा था, बड़े महान विद्वान है, बोले अंग्रेजों ने हमें जो है मुगलों से बचाया। वाह, 1757 का 70 का अकाल नहीं पड़ा। ठीक है, कोई बात कहनी है, पर कुछ भी मत कहो यार। जो तबाही मचाई अंग्रेजों ने 1757 से 1857, उस हिस्ट्री को जिस दिन पढ़ोगे ना, कभी वो किताब पढ़ लो आनंद मठ, कभी एक नॉवेल पढ़ लो नील दर्पण, सब नॉवेल बाजार में उपलब्ध है, कभी पढ़ लो यार। कभी खुद भी पढ़ लो कि पता तो चले कि हुआ क्या था। तो पहले भारत को अंग्रेजों ने आर्मी से कब्जा नहीं किया, 3 फॉर्मूले से कब्जा किया। पहला फॉर्मूला किंग मेकर, सारे निकम्मों को राजा बनाया। दूसरा फॉर्मूला सब्सिडियरी अलायंस, निकम्मों को डराकर अपने कब्जे में ले लिया। और तीसरा फॉर्मूला, बोले इतने निकम्मे हो कि बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हो, चलो नीचे उतरो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर आपका नेचुरल हायर नहीं है, प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है, नेचुरल हायर, अगर आपका नेचुरल हायर प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है, तो आपका राज्य स्वतः ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो जाएगा। सतारा के अप्पा साहिब, संभलपुर नारायण सिंह, झांसी गंगाधर राव, नागपुर रघुजी थर्ड, रघुजी थर्ड, ये सब इस सिद्धांत का शिकार हुए।
सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर एटसेट्रा, ये सब इस चीज का शिकार हुए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर दूसरा कदम उसने क्या उठाया? एंड ऑफ पेंशन एंड टाइटल्स। उपाधि और पेंशनों का अंत कर दिया। किसका पेंशन खत्म किया? कर्नाटक का, तंजौर का। वेलेस्ली ने इन सबको पेंशन दिया था। और पेशवा का, पेशवा बाजीराव सेकंड को बोला कि वो तुम्हारे जो बेटे हैं नाना साहेब, वो दत्तक पुत्र हैं, अडॉप्टेड बेटे को पेंशन नहीं मिलेगी। इन सब की पेंशन खत्म हो गई। कर्नाटक की पेंशन खत्म, तंजौर की पेंशन खत्म, पेशवा की। मुगल सम्राट, मुगल एम्परर अब सिर्फ प्रिंस के तहत जाने जाएंगे। माय लॉर्ड, योर हाइनेस खत्म। तो पहला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरा एंड ऑफ पेंशन एंड टाइटल्स। बोला निकल लो, अब जाओ यार। अब वो बात दिमाग में रखनी है। भारत को तैयार करना है किसके लिए? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। पॉलिटिकल पॉलिसीज टू प्रिपेयर इंडिया फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। निकम्मों से गद्दियां छीन ली, वही थे। है ना? पेंशन और टाइटल को खत्म कर दिया। तीसरा, डायरेक्ट वॉर, सीधा युद्ध। किसके खिलाफ? पंजाब के खिलाफ। डायरेक्ट युद्ध, सीधा युद्ध। पंजाब के खिलाफ। और पंजाब में फर्स्ट सिख स्टेट की स्थापना की रंजीत सिंह ने। फर्स्ट सिख स्टेट की स्थापना की रंजीत सिंह। पंजाब में फर्स्ट सिख स्टेट की स्थापना की रंजीत सिंह ने।